नमस्कार प्यारे साथियों, मैं गुलेंद्र पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी ये अंतिम वर्ष का छात्र हूँ। आज दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण साक्षात्कार रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ। यह साक्षात्कार लखनऊ से प्रकाशित होने वाली जन संदेश टाइम्स में आज प्रकाशित है। ठीक है, चलिए सामान लेते हुए हम लोग आते हैं रिकॉर्डिंग पर सीधे। सदानंद शाही हिंदी के महत्वपूर्ण कवि हैं। अब तक उनके 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। वह शोधपरक एवं सकारात्मक अंतर्दृष्टि के कवि हैं। उनकी कविताएं अपने परिवेश में सार्थक हस्तक्षेप करती हैं। वह समाज की नेतृत्व एवं विडंबना बोध की समझदारी और कौशल को सूक्ति शिल्प में रचती और सौंपती हैं। उनके पास गंभीर भावों को वहन करने की अपनी समर्थ काव्य भाषा है, जिसके माध्यम से वह जीवन के लिए आवश्यक भावों एवं विचारों का निवेश करते हैं। कविता के अलावा आलोचना में भी शाही जी का सशक्त हस्तक्षेप है। वह साखी जैसी प्रतिष्ठित साहित्यिक त्रैमासिक पत्रिका के संपादक हैं। प्रस्तुत है डॉक्टर निरंजन कुमार यादव से सदानंद शाही जी की बातचीत का सारांश, जिसका शीर्षक है कविता की दुनिया जीतने की बेचैनी नहीं है। कविता की दुनिया जीतने की बेचैनी नहीं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं अब मुख्य बिंदु पर हम लोग। मुझे घर में प्रायः लोग बाबू कहकर बुलाया करते थे। यह एक सामान्य संबोधन था जो उन दिनों प्रेम से बच्चों को बुलाने के लिए किया जाता था। सदानंद नाम मेरे पिता ने रखा था। उन्होंने कोई फिल्म देखी थी, झ दिया और तूफान। वह एक निराश्रित किंतु गूढ़ी बच्चे की कहानी थी। फिल्म में बच्चे का नाम सदानंद था। उस निराश्रित बच्चे का जीवन बहुत संघर्षमय था। तूफान में दिए की तरह उसी कहानी से प्रेरित होकर पिताजी मेरा नाम यह रखा। पिताजी की मुझसे अपेक्षा थी कि विद्वान बनूं। पिताजी की मुझसे अपेक्षा थी कि विद्वान बनूं। कभी कभी सोचता हूँ कि विद्वान तो खैर क्या ही बनता, पर हाँ, मेरे जीवन में दिए और तूफान का खेल चलता रहा। हमारे ऊपर अपेक्षाओं का दबाव बहुत था। पिता आधे संत थे, दुनियावी रूप से कुछ करते धरते नहीं थे। लेकिन मेरे दादाजी, जिन्हें हम बाबूजी कहते थे, बेहद उद्यमी व्यक्ति थे और उतने ही संयमी। इलाके में उनका बहुत सम्मान था। हाई स्कूल तक की पढ़ाई मेरे गांव पर ही हुई। उस जमाने में पढ़ाई लिखाई को अच्छी बात माना जाता था, पर उस समय शिक्षा को लेकर वैसा पागलपन नहीं था जैसा कि आज है। हमारे गांव में प्राथमिक पाठशाला थी, कहने को तो उसमें पढ़ाई का माध्यम हिंदी थी, लेकिन अध्यापक लोग प्रायः भोजपुरी माध्यम में ही पढ़ाया करते थे। प्राथमिक शिक्षा में अंग्रेजी थी नहीं, मुख्यतः गणित की पढ़ाई होती। उसमें भी जोर पहाड़ों पर होता। जिन बच्चों को 20 तक पहाड़ा याद रहता, उनका बहुत जलवा रहता। इंटर के बाद मोतिहारी गया BSS करने। वह एक बिल्कुल दूसरी दुनिया थी। वहाँ परीक्षाएं तो पास करता गया, पर न मैं कुछ सीख पा रहा था और न ही मुझे कुछ आ रहा था। यहाँ तक कि मैं BAMS के फाइल में आ गया था। मुझे लगता रहता कि यह सब मेरे बस का नहीं है, और एक दिन मैंने वह पढ़ाई छोड़ दी और उदित नारायण स्नातकोत्तर महाविद्यालय पडरौना में BA में दाखिला ले लिया। बाद में गोरखपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में MA किया। PhD की शोध का विषय था अपभ्रंश के धार्मिक मुक्तक और हिंदी संत काव्य का तुलनात्मक अध्ययन।
अपभ्रंश के धार्मिक मुक्तक और हिंदी संत काव्य का तुलनात्मक अध्ययन। तब तक यह बात मन में जम गई थी कि हिंदी अध्यापन के क्षेत्र में ही जाना है, और अगर जाना है तो हिंदी की समूची विकास यात्रा से परिचित होना चाहिए। दूसरी बात शायद यह थी कि संत भक्ति साहित्य हमारे वातावरण में मौजूद था, इसलिए सहज लगता था। पडरौना में मुझे हिंदी की 3 अध्यापकों ने प्रभावित किया। प्रेमचंद सिंह हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे, जायसी और मध्यकालीन साहित्य के अध्येता थे। नामवर सिंह का नाम पहली बार उनके ही मुंह से सुना था। उन्होंने सलाह दी थी कि छात्र संघ के उद्घाटन के लिए नामवर जी को बुलाया जाए। मैं जानता तो नहीं था, पर उन्होंने नामवर जी के वक्तृता की जैसी तारीफ की, मैं सहमत हो गया। दूसरे अध्यापक थे मंगला प्रसाद सिंह। वे साहित्य की दुनिया के व्यक्ति थे, स्वयं कविताएं लिखते थे, बनारस से पढ़कर आए थे, बनारस के तमाम कवियों लेखकों की बातें करते थे। शंभुनाथ सिंह, धूमिल, ठाकुर प्रसाद सिंह आदि की चर्चा करते रहते। तीसरे अध्यापक थे केशव बिहारी त्रिपाठी। निराला की कविताएं पढ़ाते थे। उनकी अध्यापन शैली से मैं बहुत प्रभावित हुआ। उनका स्नेह भी मिला। कुल मिलाकर इसी वातावरण में मुझे साहित्य की ओर आकर्षित कर दिया। गोरखपुर और गोरखपुर विश्वविद्यालय का मेरे निर्माण में बहुविध योगदान रहा है। यहीं रामचंद्र तिवारी, शांता सिंह, परमानंद श्रीवास्तव, गिरीश रस्तोगी, रामदेव शुक्ल जैसे अध्यापक मिले। लाल बहादुर वर्मा जैसे लोकतांत्रिक मन मिजाज वाले इतिहासकार और जनबुद्धि धर्मी से भेंट हुई। रघुवीर सिंह और रामकृष्ण मणि त्रिपाठी जैसे साहित्य प्रेमी बौद्धिक लोगों को जानने सुनने का अवसर मिला। समूह इलाही का स्नेह मिला। यहाँ मुझे एक ही साथ उदात्तता और क्षुद्रता दोनों का बोध हुआ। एक और गोरखनाथ, कबीर और प्रेमचंद का रूढ़ी विरोधी स्वर, और दूसरी ओर जातिवादी संकीर्णता से सीधा साक्षात्कार। इस तनाव ने बहुत कुछ सिखाया। केदारनाथ सिंह से मेरी पहली मुलाकात पडरौना में हुई थी, जब मैं BA का विद्यार्थी था। उसी समय एक राष्ट्रीय गोष्ठी में वे आए हुए थे। पडरौना के लोग जिस तरह केदारनाथ सिंह से प्यार करते थे और जैसा सम्मान था, वह उनके लिए बहुत दिलचस्पी पैदा करता था। उन्हीं दिनों साप्ताहिक हिंदुस्तान में केदार जी की कविता छपी थी, टूटा हुआ ट्रक। उन दिनों पडरौना बस स्टेशन के पास एक टूटा हुआ सा ट्रक खड़ा रहता। मुझे लगा कि यह भी कविता का विषय हो सकता है। केदार जी ऐसी जगहों में भी कविता देख लेते थे जहां हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। पडरौना की यह मुलाकात आगे चलकर गोरखपुर में सुदृढ़ और अस्थायी हो गई। केदार जी गोरखपुर आते तो मेरी गुरु प्रोफेसर शांता सिंह के यहाँ रुकते। प्रायः भेंट होती रहती। उस समय जो रिश्ता बन गया वह जीवन पर्यंत बना रहा। जब मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया तो प्रोफेसर रामचंद्र तिवारी ही अध्यक्ष थे। जिस साल तिवारी जी को रिटायर होना था, उसी साल हमारा MA फाइनल था। एक दिन सुबह मैं कुछ सवालों के साथ तिवारी जी के घर पहुंच गया। तिवारी जी की 10 बजे से क्लास थी। वे कुछ नोट्स ले रहे थे। उन्होंने मुझे बैठाया नहीं, बोले शाम को आना, अभी मैं क्लास के लिए तैयारी कर रहा हूँ। मैं आश्चर्य से पूछ लिया, आप कबीर के इतने बड़े विद्वान, कबीर पढ़ाने के लिए आपको क्या तैयारी करनी? तिवारी जी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोले, तुलसीदास ने लिखा है, शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखी, भूप सेवित बस नहीं लेखी।
शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि ले देखी, भूप सुवेशित बस नहीं लेखी। इसलिए पढ़े हुए को बार बार दोहराते रहना चाहिए, यह बात मुझे सदैव याद रहती है। नामौर जी से भी भेंट गोरखपुर में हुई थी। वे मेरी गुरु प्रोफेसर शांता सिंह की सहपाठी थे, इसलिए उनका भी स्नेह सहज रूप से मिला। पीएचडी अवार्ड होने के बाद लगभग 2 साल बेरोजगार रही। एक बहुत ताकतवर जातिवादी गिरोह लगा था मेरे पीछे। ऐसे लोग थे जो मानते थे कि शिक्षा का क्षेत्र जाति विशेष के लिए है, दूसरे लोगों का परिवेश अनधिकृत है। मेरे लिए नौकरी का सवाल, उनसे लड़ाई भी थी। इस क्रम में बड़े बड़े पदों पर बैठे नामचीनी लोगों की शुद्धताएं आए दिन प्रकट होती रहीं। इसका भी एक लाभ मिला। शुद्धताओं का बोध आपको खुद क्षुद्र होने से बचाता है। इनसे मुझे जाति और वर्ण की संकीर्णता से ऊपर उठने में मदद की। इसने मुझे जाति और वर्ण की संकीर्णता से ऊपर उठने में मदद की। उन्हीं दिनों मुझे सोवियत संघ के गोरकीज इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर का पता चला। मैं उसकी फेलोशिप की कोशिश में लगा था। उसमें तो सफलता नहीं मिली, लेकिन हमने कई ऐसी किताबें पढ़ी थी जिनमें प्रेमचंद की तुलना गोरकी से की गई थी। गोरखपुर से प्रेमचंद का संबंध जग जाहिर था। एक दिन अचानक मन में विचार आया कि प्रेमचंद के नाम पर संस्था न बने। मैं पढ़ रखा था कि काशी की नागरिक प्रचारणी सभा बीए में पढ़ने वाले 3 मित्रों ने की थी। मैंने अपने मित्रों प्रोफेसर अनिल राय और प्रोफेसर राजेश मल्ल से चर्चा की और बात आगे बढ़ गई। यह वही समय था जब मेरी गुरु प्रोफेसर शांता सिंह हिंदी विभाग में प्रेमचंद पीठ की स्थापना में जुटी थी। ठीक है, मेरी गुरु प्रोफेसर शांता सिंह हिंदी विभाग में प्रेमचंद पीठ की स्थापना में जुटी थी। ठीक, यह आसान काम नहीं था। गोरखपुर की सांस्कृतिक पर संकीर्ण जातिवादी समूह का वर्चस्व था। वह प्रेमचंद के विरुद्ध था। प्रेमचंद वर्ण और जाति को भारतीय समाज की सबसे बड़ी बीमारी मानते थे, जबकि इस समूह का रोजगार ही वर्ण केंद्रितता पर टिका हुआ था। वर्ण केंद्रीयता पर टिका हुआ था। बहरहाल प्रेमचंद साहित्य संस्थान बना। उसे गोरखपुर ही नहीं, देश भर के श्रेष्ठ और उन्नत साहित्यिक चेतना के रचनाकारों का सहयोग मिला। रघुवीर सहाय की एक कविता है, सुकवि की मुश्किल। इसमें वे सवाल करते हैं कि कवि को कोई और काव्य रचने की जिम्मेदारी नहीं देता, वह स्वयं कविता लिखता है। इसलिए कविता लिखने से जो मुश्किलें आती हैं उसको लेकर उसे शिकायत नहीं करनी चाहिए। साखी निकालते समय हमारा भी यही हाल था। साखी को वैकल्पिक साहित्यिक मंच के रूप में शुरू किया गया था। साखी के संपादक केदारनाथ सिंह थे। ठीक, साखी के संपादक केदारनाथ सिंह थे। उनके नेतृत्व में साखी ने समकालीन जीवन और साहित्य को संवाद स्थापित करने की कोशिश की। साहित्य में जिस तरह की खेमेबंदी थी, साखी नाम कबीर से लिया गया और कबीर की साखी को पत्रिका का ध्येय वक्तव्य बनाया गया। हद चले तो मानव, बेहद चले तो साध। हद चले सो मानव, बेहद चले तो साध। हद बेहद दो तजय, ताकर मता अगाध। आम पाठकों का स्नेह सहयोग मिलता रहा। साहित्य मेरे लिए एक तरह की सरल स्थली है। जीवन के विविध मोर्चे हैं जो तरह तरह से उलझाए रखते हैं। उन तमाम मोर्चों पर जूझते हुए कभी कभी थकान या ऊब महसूस होती है। ऐसे में मैं साहित्य का रुख करता हूँ। साहित्य में मेरी कोई खास आकांक्षा नहीं है। मैं कविता की दुनिया का स्थायी नागरिक नहीं हूँ। मेरे पास नहीं है इस दुनिया का ग्रीन कार्ड। कविता की दुनिया के बाहर इतने सारे मोर्चे हैं
जिनसे जूझने में खप जाता है जीवन, इनसे फुर्सत मिलती है न निजात की कविता की दुनिया की नागरिकता ले सकूं। इसलिए जब तब ज़रूरत आता जाता रहता हूँ कविता की दुनिया में। मेरे लिए कविता की दुनिया बस पैटर्न है, न कोई चुनौती, न कोई मूर्छा, न ही कोई किला जिसे जीतने की बेचैनी हो। मैं अपनी मातृभाषा भोजपुरी का कार्य करता हूँ और मातृभाषा का कार्य करता होकर खुश हूँ। भोजपुरी अध्ययन केंद्र की स्थापना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन अनेक भोजपुरी प्रेमी आचार्यों के सहयोग और तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह के उदार नेतृत्व में हम इसे संभव कर सके। आगे की कोई खास योजना नहीं है, बस बुद्ध, गोरख, कबीर, रैदास और प्रेमचंद की परंपरा के प्रसार के लिए काम करते रहना है। चलिए प्यारे मित्रों, अब हम लोग सदानंद शाही जी की कविताओं पर आते हैं। ठीक, पाठ करते हैं यहाँ से। कविता का शीर्षक है अवसर। ठीक, अवसर। अवसर, पहला खंड। अवसर कविता की जो पहली खंड है, यानी पहला खंड हम देखते हैं यहाँ से। अवसर, ठीक है। अवसर पहला। होड़ लगी हुई थी, कुछ लोग दुनिया में नंबर 1 होने में लगे हुए थे, कुछ देश में और कुछ प्रदेश में। जो इस होड़ में शामिल नहीं हो सके थे, उन्हें शहर में या फिर अपनी गली या मोहल्ले में ही हो जाना था नंबर 1। होड़ लगी हुई थी, कुछ लोग दुनिया में नंबर 1 होने में लगे हुए थे, कुछ देश में और कुछ प्रदेश में। जो इस होड़ में शामिल नहीं हो सकते थे, उन्हें शहर में या फिर अपनी गली या मोहल्ले में ही हो जाना था नंबर 1। आपदा ने दे दिया था अवसर, वे किसी भी तरह चुकना नहीं चाहते थे। यह किसी चंद्रबरदाई की नहीं, खुद चौहान की तजवीज़ी थी। अवसर 2, दूसरा खंड। जिनके पास जो था वे उसी पर सवार अवसर की ओर भागे जा रहे थे। हवाई जहाज से निकल पड़े थे, कुछ चल पड़े थे निजी हेलीकॉप्टरों से, कुछ तेज रफ्तार कारों से दौड़ा लिया था अवसर को। एम्बुलेंस वालों का कहना ही क्या, जितनी तेजी से भाग रहे थे उससे कई गुना ज़्यादा शोर मचाए जा रहे थे। उनके पास मोक्ष देने का लाइसेंस था, कभी बरास्ते हॉस्पिटल तो कभी सीधे मोक्ष द्वार तक छोड़ आने का कौशल था। राजनेताओं का क्या, उनके कंधों पर अपने सभी वोटरों को मुक्ति दिलाने की महाजिम्मेदारी थी। उनके पास जिम्मेदारी थी अपना शपथ निभाने की। तुम मुझे वोट दो, हम तुम्हें मुक्ति देंगे। तुम मुझे वोट दो, हम तुम्हें मुक्ति देंगे। लिहाजा उन्होंने जमा कर रखी थी एम्बुलेंस की फ्लीट। जनता गदगद थी, कितनी आसानी से मिल रही थी मुक्ति का अवसर हाथ से फिसल न जाए, वह बुदबुदाए जा रही थी। राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है। राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है। खंड 3, अवसर। खंड 3, तीसरा खंड। साइकिल वाले भाग रहे थे, पैदल वाले भाग रहे थे, बड़े बूढ़े जवान बच्चे सब भाग रहे थे। बेतहास भाग रही थीं औरतें, लड़कियां। तेज रफ्तार अवसर ने सबको चहेट लिया था। मैं उसके अट्टहास की प्रतिध्वनि हूँ। उन्होंने पहले मुझसे अलगाया, फिर मुझे ही खड़ा कर दिया मेरे विरोध में। मुझसे ही मुझे लड़ाते रहे, मुझे ही बना दिया मेरा सबसे बड़ा दुश्मन।
मेरे भीतर बहा दी मेरे लिए ही घृणा की नदी, इस तरह मुझे मुझसे अलगा कर डुबो दिया घृणा के महासागर में। अब मैं खुद के मुर्दाबाद का नारा लगाता हूँ, जिसे सिर्फ मैं सुनता हूँ। मुर्दाबाद की आवाज़ हर बार उनके अट्टहास से टकरा कर लौट आती है मेरे पास। अब मैं उनके अट्टहास की प्रतिध्वनि हूँ। वाल्मीकि की बेटियाँ वाल्मीकि की बेटियाँ लौट कर राजधानी नहीं आती, राजा से दया की भीख नहीं मांगती। वाल्मीकि की बेटियाँ सिंहासन की आँखों में आंखें डालकर बात करती हैं, सच से समझौता नहीं करती, बल्कि कि बेटियां वन में रह जाती हैं, कुश पर सोती हैं, कांटे पर चलती हैं, आग में जल जाती हैं, पानी में डूब जाती हैं, धरती में समा जाती हैं। वाल्मीकि की बेटियां जब धरती में समा जाती हैं, वाल्मीकि की बेटियां, धरती बहुत देर तक हिलती रहती है। औरतों की जीभ बहुत बढ़ गई है, औरतों की जीभ बहुत बोलने लगी हैं औरतें, हक जताने लगी हैं औरतें। मुनासिब नहीं औरतों का बोलना, हक जताना यह एक सामाजिक अपराध है, यह एक धार्मिक अपराध है। औरतों के बोलने से हिल जाते हैं सिंहासन, औरतों के बोलने से हिल जाती है धर्म की ध्वजा, भंग हो जाती है महामुनि की महान तपस्याएं। औरतों की बड़ी हुई जीभ धर्म की हानि है। इसे हजारों साल पहले जान लिया था, धर्म की संसद ने व्यवस्था पारित कर दी थी। जब जब औरतों की जीभ बढ़ जाती है, जब जब धर्म की सत्ता खतरे में पड़ती है, काट ली जाती है औरतों की जीभ, आग के हवाले कर दी जाती हैं औरतें, उन्हें दे दिया जाता है देश निकाला और फहराने लगती है धर्म की ध्वजा। गंगा की प्रार्थना भाग 1। मैं सोना चाहता हूँ पर आँखों में नींद नहीं है, हे मेरे ईश्वर मेरी नींद लौटा दो। मैं रोना चाहता हूँ पर आँखों में आंसू नहीं है, हे मेरे ईश्वर मेरी आँखों का पानी लौटा दो। मैं शर्मिंदा हूँ कि जीवनदायिनी मैं शव वाहिनी कैसे बन गई। हे मेरे ईश्वर मुझे मेरा जीवन लौटा दो। मैं जीना चाहती हूँ, मैं बहना चाहती हूँ, मैं लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। गंगा की प्रार्थना खंड 2। भागीरथ तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारा इंतजार है। एक बात पूछूं, क्या इसी दिन के लिए मुझे लाए थे धरती पर? कि थी इतनी तपस्या शिव की जटा में ही मैं क्या बुरी थी? यहाँ पतित पावनी नाम देकर एक से बढ़कर एक पतितियों को उतारने का काम दे दिया। मैं थक गई हूँ यह सब करते करते। सुनो भागीरथ, मैं माँ हूँ, मुझसे नहीं सुना जाता संततियों का विलाप। मैं लौट जाना चाहती हूँ शिव की जटा में। इन पापियों से मुझे छुट्टी दिलाओ ओ भागीरथ। खंड 3। गंगा की प्रार्थना खंड 3। ओ सदाशिव कहाँ सोए हो, किस ध्यान मुद्रा में? लाशों से पट गया है मेरा आंचल। मैं जीवनदायिनी थी, सौवाहिनी हो गई हूँ। ओ सदाशिव कहाँ सोए हो, किस ध्यान मुद्रा में? धन्यवाद प्यारे साथियों। इस प्रकार हम लोगों